हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका। मैं हूं नितेश और आज हम लोग देखते हैं 7 मार्च का करंट अफेयर्स। तो सबसे पहली जो बड़ी बात निकल के आती है कि इंडिया ने अभी 15,000 से भी ज़्यादा अपने नागरिकों को 76 फ्लाइट्स के जरिए निकाला है यूक्रेन से। तो अगली खबर निकल के आ रही है एनएसए के जो पहले के मैनेजिंग डायरेक्टर थी चित्रा, उन्हें सीबीआई ने अरेस्ट कर लिया है। और उसे अरेस्ट इसलिए किया गया है क्योंकि उन्होंने, जब सीबीआई की वो मैनेजिंग डायरेक्टर थी, तो सीबीआई की जो सीक्रेट फाइल्स थी वो किसी और को शेयर किया करती थी। अब जो नेक्स्ट खबर निकल के आ रही है वो आ रही है पंजाब से। पंजाब में वेटलैंड्स में कुछ समस्या आ गई है, जो कि लिखा हुआ है यहाँ पे कि वेटलैंड्स के जो लवर हैं, जो देखने वाले हैं, उन्हें थोड़ी सी डिफ़िकल्टी का सामना करना पड़ रहा है क्योंकि अब जो विंटर सीजन है वो जल्दी ख़त्म हो गई है। तो विंटर सीजन ख़त्म होने के चलते जो माइग्रेंट बर्ड्स हैं, जो कि सेंट्रल एशिया से फ्लाई करते हुए यूरोप एशिया के बीच जो चक्कर लगाते हैं आर्कटिक एंड इंडियन ओशन के बीच, वो अभी जल्दी से ही चले जाएंगे। और उन्होंने एक और इशारा किया है कि जो जो वाटर बर्ड्स हैं, जो कि जल पक्षी हैं, उनकी संख्या बढ़ी है वेटलैंड्स में, वो ज़्यादा अभी आ रहे हैं। तो ये रिसर्च हुआ है एक तरह से यहाँ पे। और रिसर्च कहाँ कहाँ पे हुआ है, यहाँ पे दिखा हुआ है कि पंजाब ने 6 मेजर मोस्ट बायोडाइवर्स वेटलैंड्स पे रिसर्च किया है, जिसमें से ये सब भी आ रहे हैं: नागल वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, रोपर। अब इसको एक बार देख लीजिएगा। आज की एडिटोरियल बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, तो आज एडिटोरियल में थोड़े से टाइम हम लोग को देना पड़ेगा। मैंने वैसे सब हाईलाइट किया है, बस हम लोग को थोड़ी सी देखनी है। अब देखिए, सबसे पहली जो बात निकल के आ रही है क्वाड की तरफ से। क्वाड जो समूह था, उनकी एक रिसेंट मीटिंग आयोजित हुई थी। रशिया के बीच जो कॉन्फ्लिक्ट चल रही है, जो लड़ाई अभी चल रही है, जो इन्वेजन चल रहा है, उसके खिलाफ आया है कि उन्होंने मीटिंग किया था। पर भारत ने जॉइंट स्टेटमेंट में एक भी बात रशिया के खिलाफ नहीं जाने दिया है। तो उन्होंने ये कहा है कि भारत ने कैसा कैसा मूव किया है, क्या उसने रिसेंट डेवलपमेंट की है। तो वो सब एक तरह से दिखाया गया है कि रशिया की जो एक्शन है वो भारत को अभी एक फसाद की जड़ में घुसा दिया है कि वो कैसे रिस्पॉन्सिबल होंगे वेस्टर्न एलाइज की तरफ। तो ये एक इस पे कहा गया कि नॉन अलाइनमेंट जो हम चले आ रहे हैं, जो बहुत सालों से हमारा देश फॉलो कर रहा है शुरुआत से ही, उस पे एक थोड़ी सी डिफ़िकल्टीज आ रही है वेस्टर्न वर्ल्ड और रशिया के झगड़े के खिलाफ। जो नेक्स्ट एडिटोरियल है वो बहुत ही इम्पॉर्टेंट है एक तरह से, जो कि अभी जो रशिया और यूरोप के बीच जो संबंध है एक तरह से नेचुरल गैस को लेकर, उस पर आर्टिकल ये दिया गया है कि कैसे रशिया के ऊपर यूरोप डिपेंडेंट हुआ और अभी यूरोप कैसे बाहर निकलना जा रहा है। और इस तरह से रशिया के ऊपर जैसे यूरोप डिपेंडेंट होते गया, तो उस तरह से यूएस से वो दूर होते गया और यूएस को इस तरह से डेस्परेशन, ये सभी एक तरह से दिखाया गया कि कोल्ड वॉर और रशिया के बीच और यूरोप के बीच संबंध कैसे थे और अभी क्या चल रहे हैं। तो यहाँ पे ये दिखाया गया है कि अभी जो ग्लोबल में एफर्ट है चल रहे हैं कि सब कोई अभी डिकार्बनाइज एनर्जी की तरफ जाएंगे, ग्रीन एनर्जी की तरफ जाएंगे। लेकिन उन्होंने एडिटर का ये कहना है कि अभी नेचुरल गैस वन ऑफ द प्रिंसिपल सोर्सेस है प्राइमरी एनर्जी का, और वो 2040 से पहले ख़त्म नहीं होने वाला, वो प्राइमरी ही रहेगा। और इसमें ये लिखा है कि यूरोप जो है वो सेकेंड लार्जेस्ट मार्केट है नेचुरल गैस का। और यूरोप में अभी लड़ाई चल रही है दो कंट्री के बीच, एक रशिया और यूएस, एनर्जी को लेकर। तो यह दिखाया गया है कि जब नाटो का उदय हुआ था तो तभी सभी यूरोपियन कंट्रीज यूएस की तरफ आकर्षित हो रहे थे अपने एनर्जी नीड्स को पूरा करने के लिए। लेकिन धीरे धीरे जब रशिया अपने इस इन्फ्लुएंस को बढ़ाता है, जब रशिया नेचुरल गैस को थोड़ी सी ज़्यादा मात्रा में एक्सट्रैक्ट करने लगता है एक लार्ज क्वांटिटी में, और यूरोप में वो सप्लाई करता है, तो यूरोप वाले को ये सस्ता पड़ता है यूरोपियन कंट्री को, और वो यूएस को छोड़कर रशिया की तरफ अपनी एनर्जी डिपेंडेंसी को शिफ्ट करने लगते हैं। और यूएस को इससे लॉस भी हो रहा था, तभी कोल्ड वॉर चल रही थी। और इसमें यह भी दिखाया गया कि यूएस ने सैंक्शंस भी ठोका था जर्मनी पर फिर उन्होंने थोड़ी दिन बाद हटा दिया था, क्योंकि इससे वो अपने अलायंस की ओर ज़्यादा एक शत्रुता का भाव तरफ से देख रहे थे, तो इन्हें हटाना पड़ा। और इन्होंने ये भी दिखाया है कि यूएस ने एक दूसरी स्ट्रेटजी अपनाई अपने अपने जो मित्र मुल्क हैं यूरोप के कंट्री को आकर्षित करने के लिए। और नीति ये थी कि उन्होंने एक नया रिवोल्यूशन चालू किया जिसको कहा जाता है द शेल गैस रिवोल्यूशन, जिसमें से शेल गैस रिवोल्यूशन यूएस में जो हुआ, जिसमें एलएनजी को सबसे बड़ा एक्सपोर्टर बना दिया
यूरोप का, और इससे यूएस यूरोप में थोड़ी सी अपनी इन्फ्लुएंस गेन कर पाया रशिया को पीछे छोड़कर। और अभी ये भी बताया जा रहा है कि रशिया ने बहुत सारे ऐसे कदम चले, जैसे नॉर्थ गैस पाइपलाइन और भी बहुत सारे गैस पाइपलाइन बनाए, जिससे यूरोप में वो एनर्जी नीड्स को पूरा कर सके, और इससे यूरोप में सस्ती गैसें रशिया के द्वारा पहुंचाई गई। अभी जो नॉर्ड स्ट्रीम 2 गैस पाइपलाइन है, इससे यह अंदाज़ा है कि इससे और नेचुरल गैस की प्राइस समाप्त हो जाएगी, बहुत कम हो जाएगी यूरोप में, और जिससे हो जाएगा यूरोप के देशों को डिपेंडेंट कर देगा अपने ऊपर एनर्जी को लेकर ज़्यादा रशिया। अब बस इतना ही दिखाया गया है कि अभी रशिया क्या कर रहे हैं, और बस इस पे इतना ही कहा गया। तो एक तरह से हम लोग को समरी मिल जाता है कि जो अभी गैस की प्रॉब्लम चल रही है वो आखिर किन किन जगहों से शुरू हुई और कहाँ जाके ख़त्म हुई। और उसमें ये भी कहा गया है कि अभी जो हाल फिलहाल की जो नीति चल रही है यूएस की, वो ज़्यादा इंडो पैसिफिक स्ट्रेटजी की ओर बढ़ रहा है, जिससे एक तरह से अनसर्टेनिटी उपजा है यूरोप और यूएस के संबंध में। तो उसमें ये दिखाया गया कि लीडरशिप जो है वो डिसाइड करेंगे, जो कि जो बाइडन है वो डिसाइड करेंगे कि यूरोप और यूएस का स्ट्रेटजी कैसी होनी चाहिए। तो बस यही जानने के लिए था इस पर, और अब आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट जो आर्टिकल है वो एक तरह से सोशल मीडिया के बारे में दिखाया गया कि कैसे सोशल मीडिया ने चेंज कर दिया है हमारे माइंडसेट को। जो वॉर हो रहे हैं यूक्रेन और रशिया के, एक तरह से उससे इन्फ्लुएंस होकर ये लिखा गया है। तब ये दिखा रहे हैं कि एक वेब सीरीज़ थी जो नेटफ्लिक्स में आई थी, द सोशल डायलेमा का एक तरह से उसी से इन्फ्लुएंस्ड होकर ये लिखा गया। अगर आप उसको वेब सीरीज़ को देखेंगे, मैं तो ज़रूर रिकमेंड करूँगा, द सोशल डायलेमा बहुत इंपॉर्टेंट, आप उसको एक बार ज़रूर देखिएगा, वेब सीरीज़ नेटफ्लिक्स की है। तो उसी वही दिखाया गया कि सोशल मीडिया कैसे दूसरों को प्रभावित कर सकता है, मिस इन्फॉर्मेशन से कैसे प्रभावित होते हैं लोग, और जो गलत इन्फॉर्मेशन है उन सभी से एक तरह से लोगों को फॉल्स इन्फॉर्मेशन के जरिए भड़काया जाता है दूसरों देशों के खिलाफ। तो इसमें यह भी दिखाया गया कि इंडिया का जो रोल है अभी वो बहुत नेग्लिजिबल टाइप से है, क्योंकि हमारे यहाँ पे लार्ज टेक कंपनीज नहीं है, तो हम लोग यूएस के कंपनीज के ऊपर ज़्यादा डिपेंडेंट है। ये भी कहा गया है कि भारत को सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स को लेकर एक खास रेगुलेटरी बनानी होगी, एक फ्रेमवर्क बनाना होगा, एक लॉ बनाना होगा, जिसके आधार पर वो चल सके, जिससे हमारे यहाँ पर एक स्थिरता भी बने रहे और हेट स्पीच को कोई जगह ना मिले। अब जो नेक्स्ट बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, एक तरह से अभी हाल फिलहाल की एक करंट मुद्दे पर है, और ये एडिटोरियल में ये कहा गया है कि एब्रॉड जो स्टूडेंट पढ़ने जाते हैं उसकी क्या सिग्निफिकेंस है और कितना बड़ा ये मार्केट साइज़ है। तो इसके बारे में पूरा अच्छे से बताया गया। ये भी बताया कि महात्मा गांधी, BR अम्बेडकर, जवाहरलाल नेहरू, ये सभी जो मनमोहन सिंह, इतने बड़े बड़े जो लीडर हैं वो सभी गए हैं बाहर पढ़ने के लिए, और जो हायर एजुकेशन के लिए गए हैं। तो अभी भी यह सिलसिला चले आ रहा है, और इस पर यह कहा गया कि क्यों ना जाए, जबकि यहाँ पे ये है कि हमारा देश आधी से ज़्यादा जो आबादी हमारे देश की वो 25 साल से कम है, लेकिन भारत की एक भी ऐसी यूनिवर्सिटी नहीं है जो वर्ल्ड के टॉप 100 में आ सके। तो ऐसे इसीलिए लोगों को बाहर जाना पड़ रहा है एजुकेशन के लिए। और इन्होंने ये भी हाईलाइट किया है कि अभी जो करंट सिचुएशन चल रही है अब्रॉड स्टडी को लेकर, वो भारत की 1% ऑफ GDP है, जितना बाहर देश में हम लोग की मतलब पैसे जाते हैं, लोग वहाँ पे एजुकेशन को लेकर खर्चा करते हैं। तो एक तरह से ये दिखाने का प्रयास किया है कि कैसा एक एजुकेशन सेक्टर है हमारे देश का अब्रॉड में। और भारत की जो फॉर्मर एक्सटर्नल अफेयर्स मिनिस्टर थी सुषमा स्वराज, उन्होंने ये भी कहा था कि जो भारत में अब्रॉड पढ़ने के लिए जाते हैं वो एक तरह से भारत के ब्रांड एम्बेसडर हैं। तो उन्होंने एक तरह से उन्हें सम्मान देने का काम किया था। और अभी भी ये भी एक तरह से दिखाया गया कि भारत के अभी यूक्रेन में 20,000 से ज़्यादा छात्र फंसे हुए हैं, जो कि एक चिंता की बात है, और भारत को इसे ज़रूर मतलब एक तरह से निकालना चाहिए इसको इमरजेंसी सिचुएशन में, जो कि भारत काम भी करी, और मिशन गंगा, ऑपरेशन गंगा के तहत हमने देख भी रहा है हम। अब देखिए एक जो खबर निकल के यहाँ पे एक और जो पॉइंट निकल के यहाँ पर आ रही है वो ये है कि इंडियन गवर्नमेंट कुछ खास इनिशिएटिव यहाँ पे ले नहीं रही है भारत का, मतलब जो अभी फॉरेन में छात्र पढ़ने जा रहे हैं उसको लेकर। तो इन्होंने यह भी हाईलाइट किया है कि भारत को दूसरों देशों से बात करनी चाहिए कि वो इसको एक सिक्योरिटी कवर पर मतलब कवर दें। जैसे अभी यूके से बात चल रही है, हमारी ऑस्ट्रेलिया से बात चल रही है फ्री ट्रेड एग्रीमेंट को लेकर। तो इनको ये भी हाईलाइट किया गया कि इन सभी को लेकर एक
पॉलिसी बनाई जानी चाहिए कि भारत के जो स्टूडेंट बाहर जा रहे हैं पढ़ने के लिए, आपके देश में आ रहे हैं, उनको एक तरह से प्रोटेक्शन दिया जाए इंश्योरेंस के ज़रिए। तो बस यही तरह से एक हाईलाइट किया गया था। प्राइम मिनिस्टर मोदी ने कहा है कि जो ऑपरेशन गंगा है वो एक तरह से इंडिया की जो इमेज है, जो कि एक इन्फ्लुएंस, जो इंडिया का इन्फ्लुएंस है वो दिखा रहा है पूरे दुनिया को, क्योंकि हमने ये सक्सेसफुली कंडक्ट हो रहे हैं, जो कि दिखाता है कि इंडिया कितना इम्पोर्टेंट है, कंट्री, एक इम्पोर्टेंट कंट्री है। अब देखिए एक CISF के बारे में है, एक बार थोड़ा सा इसको देख लेते हैं कि CISF है क्या, कि सेंट्रल इंडस्ट्रियल सिक्योरिटी फोर्स, जो कि 1969 में बना था। तो ये करते क्या है, ये बोल रहे हैं कि कंट्री को इंश्योर करते हैं कि कंट्री इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट और सिक्योरिटी ये सब जो है वो इंडिया में कैसे हो रहे हैं, ये सभी को वो एक तरह से निरीक्षण करती है, एक तरह से उसका देख रखाव करती है। तो ये अमित शाह ने यह कहा है कि अभी जो हमारी 2.5 ट्रिलियन इकोनॉमी से 5 ट्रिलियन इकोनॉमी हम लोग जाने का सपना देख रहे हैं, सपने गोल लेकर चल रहे हैं, उसमें CISF का एक बहुत बड़ा किरदार होने वाला है। इंडिया के जो स्टूडेंट्स हैं जो कि इवैक्यूएट कर रहे हैं यूक्रेन से, वो अभी रेसिज्म का सामना कर रहे हैं, एक तरह से बोल सकते हैं रंग भेद का सामना कर रहे हैं। वो एक रिपोर्ट है, रिपोर्ट निकाली गई है एक तरह से, नेल्सन मंडेला फाउंडेशन की तरफ से ये रिपोर्ट निकाली गई है। यहाँ पे दिया है इंडियन, साउथ अफ्रीकन, नाइजीरियन स्टूडेंट्स और भी जो अलग अलग तरह से लोग हैं जो फंसे हैं, उन्हें यह सब सामना करना पड़ रहा है। तो ये दिखाता है कि दुनिया अभी कैसी चल रही है, यूक्रेन में कैसे हालात हैं और रेसिज्म कितना बड़ा मुद्दा बन के उभरा है हमारे सामने। और अब जो हम लोग नेक्स्ट पेज की ओर बढ़ते हैं, जो कि है टेक्स्ट एंड कॉन्टेक्स्ट, तो उस पर हम आपको पहले ही बोल दिए कि हम थोड़ी सी इस पर एक्सप्लेन करेंगे। आपको हमारे टेलीग्राम चैनल का लिंक डिस्क्रिप्शन या कमेंट सेक्शन में मिल जाएगा, वहाँ पर आप जाके इसको डाउनलोड कीजिए और अच्छे से पढ़िए, क्योंकि आपको भी पढ़ना है, ये सिर्फ मैं नहीं बताऊँगा, आप भी पढ़िए, इससे आपकी वोकेबुलरी ज़्यादा मजबूत होगी। तो देखिए यहाँ पे लिखा गया है कि वीडेम इंस्टीट्यूट जो है, स्वीडन बेस्ड वीडेम इंस्टीट्यूट, ये पहले भी बहुत सारे रिपोर्ट निकालते रहते हैं, कुछ खास इंपॉर्टेंट है नहीं ये रिपोर्ट एक तरह से बोले तो, पर आपको पता चलना चाहिए कि वेस्टर्न कंट्रीज़, जो यूरोपियन कंट्रीज़ है, वो किस तरह से भारत को देखती है और दूसरी दुनिया को देखती है। तो उन्होंने ये कहा है कि जो अभी ग्लोबल में डेमोक्रेसी इंजॉय की जा रही है, वो 1989 लेवल से बहुत कम हो चुकी है, वो बहुत ज़्यादा कम हो चुकी है। और उन्होंने ये भी कहा है कि इंडिया की जो एक तरह से डेमोक्रेसी है, वो एक तरह से डेमोक्रेसी है ही नहीं। वो कह रहे हैं कि डेमोक्रेसी है वो एक तरह से इलेक्टोरल ऑटोक्रेसी की ओर बढ़ रही है। और उन्होंने भारत को 93 रैंक दिया है 179 लिबरल डेमोक्रेसी इंडेक्स में। तो बस ये इतना ही जानना था और कुछ खास जानने के लिए है नहीं यहाँ पर। तो आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं कल, गुड बाय।